स्टूडेंट, कल हमने गाउस का नियम और गाउस के नियम की व्युत्पत्ति के बारे में पढ़ा था, जिसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था। अब आगे गाउसीय पृष्ठ क्या होता है। गाउसीय पृष्ठ सामान्य रूप में किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, उसे ही गाउसीय पृष्ठ कहते हैं। के अनुप्रयोग, गाउस के नियम के अनुप्रयोग पढ़ने से पहले गाउसीय पृष्ठ क्या होता है और उसकी क्या विशेषताएं होनी चाहिए, इसके बारे में समझते हैं। तो गाउसीय पृष्ठ क्या है, मैं वापस डेफिनेशन दे रहा हूँ। किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह बंद पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है, वो गाउसीय पृष्ठ कहलाता है। अब इसकी क्या विशेषता है, अब विशेषताएं देखते हैं तो वन बाय वन अपन करते हैं। सबसे पहला, गाउसीय पृष्ठ जो होता है वो काल्पनिक होता है। कैसा होता है? काल्पनिक, यानी वास्तविक नहीं होकर के कल्पना मात्र होता है। दूसरा, गाउसीय पृष्ठ आवेशित वस्तु के आकार पर निर्भर करता है। किस पर डिपेंड करता है? जो भी हम वस्तु ले रहे हैं उसके आकार पर निर्भर कर रहा है। उसका आकार कैसा है वैसे ही उसके अनुसार ही गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे, तो आकार पर निर्भर करता है। तीसरी इसकी विशेषता है, गाउसीय पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान समान होता है। जैसे कि मैंने परिभाषा में बताया तुम्हें, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसी होती है? समान। नेक्स्ट अपन नंबर 4 पे जाए तो गाउसीय पृष्ठ की क्या विशेषता रहेगी। तो गाउसीय पृष्ठ जब हम चयन करते हैं तो उसके कुछ भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और जो उस पर अल्पांश क्षेत्र ds लेंगे वो परस्पर लंबवत होगा, और कुछ भाग के लिए परस्पर समांतर, यानी कहने मतलब E इज परपेंडिकुलर टू ds कुछ भाग के लिए, और शेष भाग जो होगा उसके लिए E इज पैरेलल टू क्या होगा? ds, यानी E और ds परस्पर समांतर होंगे। ये यहाँ पे उपयोग में लेंगे जब अनुप्रयोग करेंगे। तो नंबर 5, गाउसीय पृष्ठ की और क्या विशेषता रहेगी। तो निर्गत, गाउसीय पृष्ठ के लिए निर्गत फ्लक्स का मान उसके आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, न कि उसके वितरण पर। यानी जो हम बंद पृष्ठ ले रहे हैं उसमें कितना आवेश मौजूद है, जैसे ये Q1, Q2, Q3 और Q4 जैसे इस तरह से पड़ा हुआ है। या हम एक ऐसा दूसरा बंद पृष्ठ ले रहे हैं जिसमें आवेश Q1, Q2, Q3 और Q4, देखिए ये वितरण अलग अलग तरीके से है। इसमें थोड़ा पास पास में मैंने बताया और इसमें थोड़ा सा दूर दूर बताया। फिर भी इन दोनों में चूँकि 4 ही आवेश है, Q1, Q2, Q3 और Q4, तो दोनों के लिए निर्गत फ्लक्स का मान कैसा होगा? सेम होगा। मैंने अब क्या बताया? निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, न कि उसके वितरण पर। तो दोनों स्थितियों में फ्लक्स का मान क्या होगा? समान रहेगा। नेक्स्ट नंबर 6 की बात करें तो इसकी क्या विशेषता रहेगी। निर्गत जो फ्लक्स होता है वो हमेशा धनात्मक होता है, जबकि निवेशी फ्लक्स कैसा होता है? ऋणात्मक। तो क्या बात मैंने बताई? निर्गत फ्लक्स कैसा होगा? धनात्मक, पॉजिटिव, और निवेशी फ्लक्स कैसा होगा? वो ऋणात्मक रहेगा। तो निर्गत फ्लक्स धनात्मक और निवेशी फ्लक्स ऋणात्मक रहता है। नंबर 7 पे हम जाए तो ये नेक्स्ट विशेषता इसकी क्या रहेगी। यदि किसी बंद पृष्ठ में आवेश का मान शून्य है तो निर्गत फ्लक्स का मान भी क्या होगा? शून्य होगा। यानी बंद पृष्ठ में आवेश होना जरूरी है, तो तभी फ्लक्स मिलेगा। क्योंकि हमने जो गाउस का नियम पढ़ा है वो क्या है? निर्गत फ्लक्स फाई किसके इक्वल होता है? सिग्मा Q अपॉन एप्सिलॉन 0। अगर आपका ये सिग्मा Q 0 है, यदि सिग्मा Q का मान ही 0 हो गया वो तो क्या हो जाएगा? फाई का मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी उसमें उपस्थित आवेश होना जरूरी है बंद पृष्ठ में, तभी फ्लक्स मिलेगा, नहीं तो उस फ्लक्स का मान भी शून्य हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 8 की बात करें तो क्या होगा। यदि गाउसीय पृष्ठ के बाहर कोई आवेश उपस्थित है तो उसका विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। यानी मैंने अभी आपको बताया तो ये जो था वो किस पे डिपेंड कर रहा था? अंदर जो आवेश उपस्थित है उस पर। अगर मान लीजिए ये मैं बता रहा हूँ जिसमें Q1 और Q2 ये दो आवेश है और Q3 है, तो इस वाले ये जो बंद पृष्ठ है इसके लिए निर्गत फ्लक्स का जो मान होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? फाई इज इक्वल टू Q1 प्लस Q2 अपॉन एप्सिलॉन 0, न कि Q3 लेंगे। Q3 का कोई योगदान नहीं होगा, Q1 और Q2 के योग पर ही निर्भर करेगा। तो निर्गत फ्लक्स का मान उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पर निर्भर करता है। उसके बाहर कोई आवेश उपस्थित है तो उसका कोई योगदान नहीं होगा। माउस में एक बार रिपीट कर रहा हूँ, गाउसीय पृष्ठ क्या होता है? तो किसी बिंदु या किसी आवेशित वस्तु के चारों ओर वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होती है उसे क्या कहेंगे? गाउसीय पृष्ठ। गाउसीय पृष्ठ कैसा होता है? तो गाउसीय पृष्ठ काल्पनिक होता है। ये वस्तु के आकार पर निर्भर करता है, जैसी वस्तु का आकार होगा उसी के अनुसार हम गाउसीय पृष्ठ का चयन करेंगे। दूसरा,
इसके लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, इसके प्रत्येक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान क्या होगा, समान होगा। गाउसीय पृष्ठ के कुछ भाग के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और अल्पांश क्षेत्र ds परस्पर लंबवत होंगे और शेष भाग के लिए क्या होंगे, समांतर होंगे, जैसे कि हमने पढ़ा है। इसके अलावा गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स का मान जो होगा वो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के परिमाण पर निर्भर करेगा, न कि उसके वितरण पर। उसका फैलाव कैसे है उससे कोई लेना देना नहीं। अगर आवेश समान है, पास एक जगह ही रखा हुआ है या दूर दूर रखा हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है। निर्गत फ्लक्स का मान आवेश के परिमाण पर निर्भर करता है, न कि उसके वितरण पर। नेक्स्ट हम बात करें तो निर्गत फ्लक्स हमेशा क्या होगा, गाउसीय पृष्ठ से निर्गत फ्लक्स हमेशा धनात्मक लेना है और निवेशी फ्लक्स कैसा होगा, ऋणात्मक होगा। इसके अलावा गाउसीय पृष्ठ के लिए अगर मान लीजिए बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश का मान शून्य है तो उसके लिए निर्गत फ्लक्स भी क्या होगा, शून्य होगा। यानी आवेश अंदर होना जरूरी है, तभी फ्लक्स मिलेगा। इसके अलावा हम नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो यदि गाउसीय पृष्ठ के बाहर कोई आवेश उपस्थित है तो उसका विद्युत फ्लक्स में कोई योगदान नहीं होगा। जैसा कि इस Q3 का कोई योगदान नहीं है, अंदर जो Q1 और Q2 है उसी का योगदान रहेगा। ठीक है। अब गाउस के नियम के अनुप्रयोग किस रूप में हम जानते हैं, तो इसमें 3-4 रहे। दूसरा रहेगा किसी अनंत लंबाई के आवेशित अचालक परत के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। नेक्स्ट रहेगा किसी अनंत। तो सबसे पहले हम बात करते हैं गाउस के नियम के अनुप्रयोग में। सबसे पहले हम बात करते हैं किसी अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो इसका देखिए चित्र कैसे होगा। तो चित्रानुसार माना कोई अनंत लंबाई की आवेशित तार का एक छोटा सा टुकड़ा है AB, जिसे धनावेशित किया गया है ये इस तरह से, जिसकी लंबाई स्मॉल l है। कितनी है, स्मॉल l है। और इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो इस हेतु एक स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अब देखिए आवेशित तार है तो इसके लिए बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ, बिंदु आवेश था तो हमने पीछे गोलाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की थी। तो चित्रानुसार माना कोई स्मॉल l लंबाई का एक आवेशित तार है जिसका पृष्ठीय आवेश घनत्व लैम्बडा है और इसे Q आवेश द्वारा आवेशित किया गया। सपोज इसके मध्य बिंदु O से स्मॉल r दूरी पर स्थित बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो स्मॉल l लंबाई और स्मॉल r त्रिज्या के एक बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ की कल्पना की जाती है। अब इस बेलन को हम अगर बांटने जाए तो इससे 3 भागों में बांट सकते हैं। एक वाला भाग इसका वक्र पृष्ठ, ये पूरा वक्र भाग, इसको हम देते हैं S1। क्या देते हैं नाम, S1। दूसरा ये वृत्ताकार भाग जो ऊपर है, इसको हम देते हैं S2। क्या देते हैं, S2। और एक नीचे वाला भाग ये भी वृत्ताकार भाग है S3। तो इस तरह से 3 भाग बांटे, S1, S2 और S3, ये पूरा पूरा भाग है। अब यहाँ पर पूर्व में भी हमने पढ़ा है किसी भी आवेशित पृष्ठ के लिए या आवेशित तल के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो तल के हमेशा लंबवत बाहर की ओर होगी। धनावेशित है तो लंबवत बाहर की ओर, ऋणावेशित है तो लंबवत अंदर की ओर। यहाँ धनावेश दिया है तो लंबवत बाहर की ओर। तो ई जो होगा, मान लीजिए इस आवेशित परत के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, ई है। तो इस स्थिति में वो लंबवत बाहर की तरफ देखिए किस तरह से दर्शाना है, ये ई। यहाँ भी वही रहेगा जो यहाँ पर रहेगा, किनारे पर भी वही रहेगा, ये ई बाहर की तरफ, ये ई बाहर की तरफ। ठीक है। अब यहाँ पर जो अल्पांश क्षेत्र ले रहे हैं S1 पर ds जैसे काटते हैं उसी तल के अनुदिश हो रहता है। जैसे इसका कटान यहाँ पे वक्र तल पे कट रहा है ना, तो ये ds इसी तल के अनुदिश रहेगा। ये ds, ई और ds एक ही दिशा में रहेगा। और यहाँ पे जो वक्र यानी वृत्ताकार भाग पर जो ds काट रहे हैं उसकी जो दिशा रहेगी वो ऊपर की तरफ रहेगी। देखिए तो ये ds इस तरह से रहेगा। ठीक है। इसी तरह से नीचे जो रहेगा वो ds कहाँ रहेगा, वृत्ताकार तल के लिए ds नीचे की तरफ रहेगा। तो कहने का मतलब अब हम तीनों स्थितियों में देख रहे हैं E और ds यहाँ पर कैसे ले रहे हैं, अनुदिश रह रहे हैं एक ही दिशा में। यहाँ पर E इस दिशा में लेकिन ds ऊपर की तरफ है तो लंबवत रह रहे हैं। S3 वाले भाग के लिए E और ds परस्पर लंबवत रह रहे हैं। तो यहाँ पर हम इसके लिए परिणाम, ये चित्र हमारा बनकर तैयार हो गया है और परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है इस आवेशित तार के लिए। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, गाउस का नियम लेते हैं। अतः गाउस के
नियमानुसार। और गाउस का नियम क्या कहता है? फाई इज इक्वल टू सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर। अब यहाँ पर फ्लक्स की परिभाषा, जो विद्युत फ्लक्स की परिभाषा अपन ने पढ़ी थी, वो भी मैं ले रहा हूँ। इधर गाउस का नियम आ गया और फ्लक्स की परिभाषा बंद समाकलन ई डॉट डी एस। अब यहाँ पे ई और डी एस का अदिश गुणनफल जो आएगा वो क्या आएगा देखिए, तो सिग्मा क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो बराबर डॉट गुना में क्या आता है? कॉस थीटा, ई डी एस कॉस थीटा आ जाएगा। अब देखिए चित्र में इस S, ये संपूर्ण बेलन के लिए, S क्या है? संपूर्ण बेलन के लिए। इस संपूर्ण बेलन को अपन ने कितने भागों में बांटा है? 3 भाग, S1, S2 और S3। और जो सिग्मा क्यू है उसकी जगह मैंने आवेश कितना लिया है? Q। तो यहाँ पे देखिए सिग्मा क्यू इज इक्वल टू क्यू में लेता हूँ और ये ले रहा हूँ Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो और इसको 3 भागों में बांट रहा हूँ। S1 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S2 ई डी एस कॉस थीटा प्लस S3 ई डी एस कॉस थीटा, ये 3 भागों में बांट रहे हैं। अब हम चित्र की ज्यामिति से देखिए S1 के लिए क्या है, S2 के लिए क्या है और S3 के लिए क्या है, E और DS की स्थिति। तो देखो चित्र में S1 के लिए E और DS कैसे है? E इज पैरेलल टू DS, अतः थीटा बराबर कितना होगा? 0 डिग्री, पैरेलल है इसलिए। S2 के लिए क्या है? E इज परपेंडिकुलर टू DS, ठीक है, अतः थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। S3 के लिए क्या है? E इज परपेंडिकुलर टू DS, अतः थीटा बराबर कितना होगा? 90 डिग्री। ये तीनों स्थितियों के लिए आ गया, ठीक है। अब S1, S2, S3 के लिए जो थीटा मिला है इसको हम इस समीकरण में रखते हैं नंबर 1 में। तो देखिए क्या आएगा, देखिए इसे मान रख रहा हूँ मैं, तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो, Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 ई डी एस कॉस जीरो पहले के लिए, दूसरे के लिए प्लस S2 के लिए ई डी एस कॉस 90 प्लस इंटीग्रेशन S3 के लिए ई डी एस कॉस 90, ठीक है। अभी हम इनके सब के मान हम जानते हैं। क्या होता है? कॉस जीरो का मान कितना होता है? 1 और कॉस 90 का मान कितना होता है? 0। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, क्लोज इंटीग्रेशन ई बाहर निकाल देता हूँ और डी एस फॉर S1 प्लस ये 0 हो जाएगा और ये भी 0 क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। अब देखिए यहाँ पर जो S1 है वो कौन सा भाग था? वक्र पृष्ठ था। कौन सा भाग है? S1 वक्र पृष्ठ है। और जब वक्र पृष्ठ है तो वक्र पृष्ठ के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या आएगा? क्लोज इंटीग्रेशन फॉर S1 ds इज इक्वल टू कितना आएगा? 2 पाई r l। बेलन में 3 भाग है, एक वक्र भाग, ऊपर वृत्ताकार भाग और नीचे वृत्ताकार भाग। अब हम केवल वक्र भाग ही ले रहे हैं क्योंकि वृत्ताकार भाग तो S2 और S3 के रूप में 0 हो गए, लेकिन S1 के लिए क्या होगा? वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 2 पाई r l। तो ये वाला मान रखेंगे तो Q अपॉन एप्सिलॉन जीरो E इंटू 2 पाई r l। तो यहाँ पर E का मान निकालना है तो E को यही रखो, बाकी को इधर भेज दो, तो 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो Q अपॉन L इंटू 1 अपॉन R। और Q अपॉन L क्या होता है? जैसा कि पीछे हमने पढ़ा है, सतत वितरण पढ़ा था ना आवेश का, तो इसमें देखो ये क्या, कौन सा आवेश है? रेखिक आवेश घनत्व, रेखिक आवेश घनत्व। और वो क्या था? लैम्बडा बराबर Q अपॉन L। ये लैम्बडा आएगा तो E इज इक्वल टू 1 अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन जीरो। तो ये देखो लैम्बडा अपॉन R, 2 का ऊपर नीचे गुणा करोगे तो E इज इक्वल टू आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 2 लैम्बडा अपॉन R आएगा, 2 का ऊपर नीचे अंश और हर में गुणा किया। और 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो किसके बराबर होता है? K के बराबर होता है। तो ये K 2 लैम्बडा अपॉन R, ये तो नॉर्मल आया। अब इसका सदिश रूप अपन लिखने जाए तो सदिश रूप हम R कैप के रूप में लिखेंगे तो E सदिश 2K लैम्बडा अपॉन R और R कैप, ये इसका सदिश रूप हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम इस E और R के बीच में ग्राफ खींचे तो कैसे आएगा? E व R के बीच
ग्राफ। तो ई और आर कैसे हैं, व्युत्क्रमानुपाती एक दूसरे के। ये देखिए ई आएगा और यहाँ पे आर आएगा और ग्राफ इस तरह से आएगा घटता हुआ, क्योंकि ई इज प्रोपोर्शनल टू 1/r है इसलिए। ठीक है, ये तुम्हें समझ में आ गया होगा ई और आर के बीच में किस तरह से ग्राफ आता है। थैंक यू।